नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। शहर में नगर निगम के स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारी तथा ऑटो टिपर ड्राइवरों की हड़ताल शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। सफाई व्यवस्था ठप रहने से बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर 600 टन से अधिक कचरा जमा हो गया, जिससे मानसून के बीच संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। अजमेर शहर में नगर निगम के स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों तथा ऑटो टिपर ड्राइवरों की हड़ताल शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। सफाई व्यवस्था ठप रहने से बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर 600 टन से अधिक कचरा जमा हो गया, जिससे मानसून के बीच संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। शुक्रवार को 3680 सफाई कर्मचारी और 205 ऑटो टिपर ड्राइवर गांधी भवन पर एकत्र होकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद कर्मचारियों ने गांधी भवन से मदार गेट तक रैली निकालते हुए व्यापारियों और आमजन को गुलाब का फूल भेंट कर अपने आंदोलन के समर्थन की अपील की। कर्मचारियों ने कहा कि वह जनता को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। उन्होंने शहरवासियों से सहयोग की अपील करते हुए असुविधाओं के लिए माफी भी मांगी। उधर प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई वार्ता भी बेनतीजा रही, जिससे फिलहाल हड़ताल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार 3 दिन से सफाई नहीं होने के कारण शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी हड़ताल का तीसरा दिन है। जिस प्रकार शासन प्रशासन द्वारा वाल्मीकि समाज की जायज मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, उसके आक्रोश में आज हमने मदार गेट के अंदर जो भी हमारे व्यापारी है, दुकानदार है, आमजन है, उनसे गुलाब का फूल देकर समर्थन की अपील की है। वे आमजन से हम अपील करते हैं कि हमारी जायज मांगों को लेकर आप लोग भी अपना सहयोग दें और ये वाल्मीकि समाज अपनी जायज मांगों के लिए लगातार लड़ रहा है। प्रशासन को ध्यान देना होगा, जो भी हमारी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरी करनी होगी, क्योंकि आमजन को राहत देने का काम प्रशासन करे, वाल्मीकि समाज की मांगे जल्दी माने, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। जगह जगह स्कूलों के बाहर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे गंदगी फैलने की आशंका बनी हुई है। तो प्रशासन को ध्यान देना होगा। आमजन व वाल्मीकि समाज को राहत देने का काम ये प्रशासन जल्दी करे, नहीं तो वाल्मीकि समाज के कर्मचारी उग्र रूप भी लेंगे और सड़कों पर अगर हमें कचरा डालने का पड़ेगा तो कचरा डालने का काम भी ये वाल्मीकि समाज के कर्मचारी करेंगे। क्या हमारी प्रमुख मांगे है कि जो कर्मचारियों को जो इधर से उधर उनका तबादला किया है, उनको यथास्थान पर रखा जाए। जो हमारे 6 जो यूनियन के पदाधिकारी है, उनको कांजी हाउस भेजा गया है, उनको यथास्थान पर लगाया जाए, क्योंकि अगर हमारे यूनियन के पदाधिकारी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो आमजन के साथ वे आम कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का सुलूक ये जो निगम प्रशासन है वो करेगा। और हमारी तीसरी मांग ये है कि जो 223 कर्मचारियों को मुख्य मार्ग से हटाया गया है, उनको यथास्थान पर लगाया जाए। चौथी हमारी मांग है कि डोर टू डोर के अंदर जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, उनको मिलते 8,500 से 9,000 रुपए है, उनके उसके अंदर भी अगर कोई तकनीकी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो 3-4 हजार रुपए काट ले जाते हैं। 9,000 की सैलरी में 4,000 काट लेते हैं। 5,000 में कैसे घर चलता है। चौथी हमारी मांग है कि जो भी कर्मचारी उनको सेफ्टी दी जाए, और जो भी हमारी मांगे है उस पर जल्दी से जल्दी प्रशासन को उचित निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो ये वाल्मीकि समाज इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। हमारे समर्थन में समस्त जो सहयोग मिल रहा है उसमें आमजन का भी मिल रहा है, व्यापारियों को भी मिला है और हमारे व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी मिला है। और मैं हमारे अधिवक्ता साथियों से भी निवेदन करता हूं कि हमारे सहयोग में आए, और जो भी हमारे पुलिसकर्मी है, चाहे चिकित्सा विभाग है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वाल्मीकि समाज जायज मांगों को लेकर लड़ रहा है, तो आप भी हमारा समर्थन करें, क्योंकि ये जायज मांग है। ये अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के चिकित्सकों ने ट्रक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक मरीज की 5 घंटे तक चली अत्यंत जटिल सर्जरी कर उनकी जान बचाने में सफलता हासिल की। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के चिकित्सकों ने ट्रक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक मरीज की 5 घंटे तक चली अत्यंत जटिल सर्जरी कर उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की। दुर्घटना में मरीज की कई फसलियां टूट गई थी, फेफड़ा पूरी तरह पिचक गया था और डायफ्राम फटने के कारण लीवर, आंतें तथा अन्य पेट के अंग सीने में पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने एक साथ 3 बड़ी सर्जरियां कर मरीज को नया जीवन दिया। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है, सामान्य रूप से सांस ले रहा है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 17 जून को पिसांगन के लमाना निवासी 53 वर्षीय व्यक्ति को ट्रक की टक्कर के बाद गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था।
जांच के दौरान सीटी स्कैन और अन्य परीक्षणों में सामने आया कि मरीज की 7वीं और 10वीं फसलियां पूरी तरह टूट चुकी थी। दाहिने फेफड़े में खून और हवा भर जाने से वह पूरी तरह सिकुड़ गया था। इस गंभीर स्थिति में 24 जून को मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। सर्जरी से पहले उसे 3 यूनिट रक्त भी चढ़ाया गया। इसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने करीब 5 घंटे तक लगातार ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति लगातार बेहतर होती गई। अब वह बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के सामान्य रूप से सांस ले रहा है और पूरी तरह स्वस्थ होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में CTVS डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत जटिल ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन पहली बार हुआ है, जिसको हमारे CTVS डिपार्टमेंट, NCI डिपार्टमेंट और वहाँ के जो एक नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल टेक्नीशियन सब ने मिलकर एक व्यक्ति की जान बचाई, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 17 जून को। 17 जून जो 53 साल के व्यक्ति हैं, उनका एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पर द्वारा हुआ। वो काफ़ी दूर तक घसीट के चले गए। इसके दौरान उनको चेस्ट में काफ़ी इंजरी हुई, एब्डोमेन इंजरी थी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, जिसका जटिलता आप हमारे जो CTVS में सर्जन डॉक्टर तेजकरण सैनी जी हैं, उन्होंने उसी टाइम कैजुअल्टी में कोई मरीज को देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसका तुरंत ऑपरेशन किया जाए। उन्होंने CTVS ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। वहाँ पर देखा कि इसमें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो हर्निया भी है, एब्डोमिनल इंजरीज भी है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को देखते हुए उन्होंने तुरंत रिब को जो फ्रैक्चर थी मल्टीपल जगह से, जिसको प्लेन चेस्ट भी कहा जाता है, उसकी ऑपरेशन की तैयारी की। उसके साथ साथ हाइटस हर्निया और जो एडिनोलाइसिस होता है, पल्मोनरी फाइब्रोस चिपक जाते हैं, उनका भी तीनों का मिक्सर एक ही सिटिंग में उन्होंने लंबा ऑपरेशन किया। उनके पूरे CTVS डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, सर्जिकल टीम है, एनेस्थीसिया टीम है, सभी ने मिलकर इसको अंजाम दिया और आज ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, डिस्चार्ज करने तैयार है। तो जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर की ओर से एक और सौगात है मरीजों के लिए। बहुत जटिल ऑपरेशन जो कि विश्व स्तरीय पहली बार यहाँ पर हुआ है। इस और आगे की जो पूरी विस्तृत जानकारी है हमारे CTVS सर्जन साहब देंगे। हमारे अस्पताल में माँ योजना उसके तहत जो भी निःशुल्क ऑपरेशन हुआ उसका जवाब हमारे अधीक्षक साहब एक पेशेंट 53 वर्षीय था, जिसका कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। वो एक ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हुआ। ऑन एग्जामिनेशन उसके जो मल्टीपल रिब फ्रैक्चर थे राइट साइड में और उसका हाइड्रोनिमोथोरेक्स था, मतलब कि रक्त और हवा दोनों फेफड़ों में भरी हुई थी। उसके लिए हमने प्लान किया कि इसके चेस्ट ट्यूब डाल देते हैं। तो छाती में डालने के बाद भी इसका सैचुरेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा था, 89% ही आ रहा था और ऑन ऑक्सीजन पे रखा जा रहा था। 8 से 10 लीटर ऑक्सीजन पे इसको दी जा रही थी। उसके बाद 3-4 दिन तक वेट किया, ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर हमने इसको ऑपरेट करने का प्लान किया। ऑपरेट 24 तारीख को ऑपरेट के लिए लिया गया। तो हमने इसका जो एडिशोलाइसिस ऑफ राइट लंग ऑफ लोअर लोब था उसके लिए लिया था और रिब फिक्सेशन के लिए लिया था। कहीं भी डायग्नोसिस ये नहीं आ रहा था कि इसके जो है डायफ्राम हर्निया भी है। ऑन द टेबल हमें पता चला कि इसका जो है डायफ्राम, जो कि छाती और पेट एब्डोमेन के बीच का हिस्सा होता है, दोनों को सेपरेट करता है, उसके अंदर इंजरी होने से लीवर, ओमेंटम और आंतें छाती के अंदर आ गई थी और वो चिपक गई थी उन टूटी हुई पसलियों से और डायफ्राम के कारण, जिसके कारण मरीज को सांस में दिक्कत हो रही थी और उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो उसी टाइम जो है उसका एडिशोलाइसिस ऑफ राइट लोब, मतलब फेफड़ा था, उसको छुड़ा करके फुलाया गया और जो डायफ्राम हर्निया था उसको रिपेयर किया गया। और जो पसलियाँ थी जो दो सेगमेंट में टूटी हुई थी, उनको एक्सटर्नल वायर से फिक्स किया गया। तो उसके बाद जो है इसको शिफ्ट किया गया, 5-6 घंटे तक वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके बाद इसको एक्सट्यूबेट करने के बाद में इसको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज वगैरह करवाई गई। 5-6 दिन तक ICU में रखा गया। इस पूरे प्रोसेस में एनेस्थीसिया टीम की तरफ से डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर कुशांक का बड़ा सहयोग रहा और हमारे रेजिडेंट कमल और प्रेम, उनका सहयोग रहा। और OT स्टाफ जो था उसके अंदर भी हमारे जो जयन जी, नारायण जी, नीतू जी, इनका बड़ा सहयोग रहा। और वार्ड और ICU जो स्टाफ था उनका सारा पूरा इनका सहयोग रहा। उसकी वजह से आज पेशेंट डिस्चार्ज के लायक है, स्वस्थ है, अच्छे से सांस ले रहा है। ऑन रूम एयर पे उसका सैचुरेशन अभी 97 आ रहा है, जो कि 89 रह रहा था। तो ये पूरा निःशुल्क हुआ है। ये ऑपरेशन माँ योजना के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से बिल्कुल निःशुल्क हुआ है।
और स्वस्थ है मरीज। क्या इस तरह के ऑपरेशन पहले कभी हुए हैं? नहीं, ये इस तरह का ऑपरेशन यहाँ जेलन में कि क्या पूरे विश्व में ये प्रथम केस है जिसमें तीनों सर्जरी एक ही पेशेंट में की गई है। और ये यूनिक था और कॉम्प्लेक्स था, इसमें जान जाने का पूरा खतरा रहता है ऑपरेशन के दौरान भी और ऑपरेशन के बाद भी, बट मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। इसका हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर दिन प्रतिदिन नई सर्जरीज और नए ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं और जेएलएन में डेवलपमेंट हो रहे हैं, वर्क का बहुत डेवलपमेंट हो रखा है। उसी संदर्भ में हमारे सीटीवीएस डिपार्टमेंट ने जो एक सर्जरी करी, जो कि एक यूनिक टाइप की सर्जरी है, जो जनरली इन तीनों में से एक सर्जरी ही हो पाती है। इन्होंने तीनों सर्जरी एट ए टाइम करी मरीज को। वो ऑपरेशन इसमें से 4 घंटे चला। ये सर्जरी और एज वेल एनेस्थीसिया दोनों के लिए चैलेंज रहा। इसमें हमारे एनेस्थीसिया में हमारी पूरी टीम रही यहाँ पर। उन्होंने इसको जनरल एनेस्थीसिया दिया और उसके ब्लॉक लगाए जिससे कि मरीज़ को दर्द न हो, और 4 घंटे ऑपरेशन चलने बाद में मरीज़ को पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी करी और आज ये मरीज़। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। वर्षाकाल के आगमन के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत रक्षा मंच अजमेर इकाई ने शुक्रवार को पंचशील बी ब्लॉक स्थित एक उद्यान में पौधारोपण अभियान चलाया। अभियान के तहत संस्था के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से 51 पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वर्षाकाल के आगमन के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत रक्षा मंच अजमेर इकाई ने शुक्रवार को पंचशील बी ब्लॉक स्थित एक उद्यान में पौधारोपण अभियान चलाया। अभियान के तहत संस्थान के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से 51 पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर भारत रक्षा मंच के जिला संयोजक सुभाष दत्त शर्मा ने कहा कि वर्षा ऋतु पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। इसी कारण विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन की ओर से भी इस मौसम में अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और लगातार बढ़ते हरित क्षेत्र को देखते हुए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे केवल पर्यावरण को शुद्ध ही नहीं करते बल्कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन, छाया, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आज से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संस्था के सदस्यों ने लोगों से अपील की कि वह अपने घरों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और खाली पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाएं तथा उनके संरक्षण का भी संकल्प लें। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि वह विकसित होकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। पौधारोपण अभियान में भारत रक्षा मंच के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आज भारत रक्षा मंच अजमेर इकाई की जो महिला प्रकोष्ठ है उनकी ओर से पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ। जैसा कि आपको विदित है कि वर्षाकालीन समय चालू होते ही हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अभियान चलता है
कि पर्यावरण बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं। पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है, उससे हमारे को ऑक्सीजन मिलती है, उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये एक अभियान के तहत हमने आज ये पंचशील में जो एविनियल का ऑफिस है, उसके पीछे 20 सेंचुरियन गार्डन है, आपने बी ब्लॉक में, उसमें हमने कम से कम 51 पौधे रोपण किए हैं। तरह तरह के पौधे हैं और इन पौधों की जो सार सवार है वो यहाँ के जो आसपास के सोसाइटी है वो करेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम इन पौधों के सार सवार करेंगे, समय समय पे पानी देंगे। अगर समय पे पानी नहीं देंगे तो पौधे लगाना बेकार है। उनकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पौधे तो हजारों लाखों लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 40% ही जीवित रह पाते हैं। लेकिन हमने ऐसा विश्वास व्यक्त किया कि जितने भी पौधे लगाए हमने वो सारे जीवित रहें, और पर्यावरण की दृष्टि से ये उचित रहेगा कि अधिक से अधिक हम पौधे लगाएं। और मैं आमजन से भी अपील करता हूं, सभी संस्थाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जैसा कि देखा जाता है समाचार पत्रों में। उसी क्रम में हमने भी आज ये प्रोग्राम रखा है, आज यहाँ किया है, और आगे जो भी योजना होगी आगे भी हम पौधे लगाएंगे। अभी हमारे पास पूरा वर्षाकालीन समय है, सावन है, भादो है, काफी पौधे लगाएंगे और ये संदेश देंगे आम जन को कि पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ पौधे लगाना। पिसांगन पंचायत समिति ग्राम पंचायत भगवानपुरा ने अजमेर विकास प्राधिकरण पर ग्राम सभा के प्रस्ताव और पूर्व निर्धारित राजस्व सीमाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रशासन ने संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित एडी आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की। पिसांगन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगवानपुरा ने अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए पर ग्राम सभा के प्रस्ताव और पूर्व निर्धारित राजस्व सीमाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रशासन ने संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित एडीए आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने बताया कि 22 जनवरी 2026 को आयोजित ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 6 के तहत ग्राम सवाईपुरा एवं सूरजकुंड की राजस्व सीमा को पूर्व निर्धारित स्थिति में बनाए रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बावजूद आरोप है कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित सीमा और पत्थरगढ़ी को हटाकर नई सीमांकन प्रक्रिया अपनाई, जिससे किसानों और खातेदारों की कृषि भूमि सीधे प्रभावित हो रही है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि ग्राम सवाईपुरा के खसरा सहित कई भूमि खातों पर इस कार्यवाही का असर पड़ा है। किसानों का कहना है कि वे वर्षों से इन खेतों में खेती कर रहे हैं, लेकिन सीमांकन में बदलाव के कारण भूमि विवाद की स्थिति बन गई है और भविष्य में किसानों के बीच आपसी विवाद एवं कानूनी व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ग्राम पंचायत ने मांग की है कि ग्राम सवाईपुरा एवं सूरजकुंड की राजस्व सीमा को पूर्व निर्धारित स्थिति के अनुसार बहाल किया जाए तथा राजस्व विभाग की मूल पत्थरगढ़ी को यथावत रखते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण की वर्तमान कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। साथ ही प्रभावित किसानों और खातेदारों को राहत प्रदान करने की भी मांग की गई। इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रशासन ने संभागीय आयुक्त के अलावा जिला कलेक्टर, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। हमारे जो पुष्कर क्षेत्र के पेराफेरी के क्षेत्र में जिस प्रकार से 2013 से ये एडीए लगातार हमारे पेराफेरी के 118 गांवों की जो ज़मीनों को हड़पने का जो काम कर रही है, इसको लगातार हम समय समय पर ज्ञापन दे रहे हैं। आज भी हमारे भगवानपुरा के सरपंच साहब और सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष आज हम आए हैं और हम आज कलेक्टर साहब को, आयुक्त महोदय को और सबको, इनको संभागीय आयुक्त महोदय को यही कहना चाहते हैं कि आप पिछले 2 सालों में हमारे पुष्कर क्षेत्र के आसपास के समस्त गांवों की, चाहे हमारे होकरा हो, कानस हो, आज सवाईपुरा, सूरजकुंड, यहाँ मोतीसर, सब जगह आप जाकर के जो हमारी खातेदारी ज़मीनों को आप हड़प करके और वहाँ की चरागा ज़मीन को आप बेच रहे हो, सरकारी ज़मीन को बेच रहे हो, नदी नाले पहाड़ों को बेच करके वहाँ फार्म हाउस काट रहे हो, वहाँ रिसोर्ट बना रहे हो और करोड़ों रुपए को लेकर के और अजमेर में आकर के आप लगा रहे हो। आप न वहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच से एनओसी लेते हो, आप वहाँ की स्कूलों में पैसे नहीं लगाते, आप गाँवों की सड़कों में पैसे नहीं लगाते और करोड़ों अरबों रुपए गाँवों से लाकर, क्योंकि वो गाँवों में सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वजों के समय से हमारे बाड़े बने हुए हैं, हमारे कुएं हैं, हमारी खातेदारी ज़मीन है, हमारी चरागा ज़मीन है, लेकिन उनको आप हड़प करके और गाँवों को खाली कर रहे हैं, गाँव वालों को आप बिल्कुल वहाँ से बेदखल कर रहे हैं और इसको
पिछले इस भाजपा सरकार में 2 सालों में और लगातार हमारे जो रावत समाज के बाहुल्य गांव है और अन्य समाज के बाहुल्य गांव है, उनको आप जिस प्रकार से रोंद रहे हो, उनकी जो पूर्वजों की जमीन हड़प रहे हो और जमीन हड़प के और फार्म हाउस को महंगे बेच रहे हो, तो आज हम सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं और प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारी खातेदारी जमीनों को और इस जमीनों को हड़पना बंद करें। हमारे जो बरसों पुराना सूरजकुंड और सवाईपुरा में जो अंग्रेजों के पहले से जो हमारे सीमा ज्ञान के लिए पत्थर गड़े हुए थे, बड़े बड़े हमारे जो मुटाम थे, उनको भी आप रोंद रहे हो, उनको पाड़ करके 200-200 मीटर आगे चले जा रहे हो आप। तो इसको लेकर के गहरा आक्रोश है। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस प्रकार हमारे गांवों को नहीं उजाड़े, हमारी खातेदारी जमीनों के ऊपर कब्जा नहीं करें, और अगर इस प्रकार किया तो आने वाले टाइम में समस्त पेराफेरी के गांवों के लोग, महिला पुरुष सारे लोग आकर के कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे। हम आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं और हमारी इसको कमजोरी नहीं माने आप। हमारे गांवों के लोगों में आक्रोश है, गांवों के लोगों को सारी चीजों का पता है, और अगर हम कोई लोग वहां बचाने जाते हैं या विरोध करते हैं तो आप राजकार्य के बाधे का मुकदमा लगाने का डर दिखाते हो। आप झूठे मुकदमे फंसा करके हमें ग्रामीणों को दबाया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं, प्रशासन को कहना चाहता हूं कि हमारी सब्र का बांध टूट चुका, हमारी परीक्षा नहीं ले, हमारे अनाधिकृत रूप से इस खेतों में नहीं घुसे, और आप इसको तुरंत इस कार्रवाइयों को रोके, अन्यथा समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वो एडीए से बाहर है। सरजकुंड मोतीसर एडीए में जहाँ इनका कब्जा है, जहाँ रिसोर्ट बना रहे हैं, जहाँ प्लॉट काट रहे हैं, वो हमारी सीमा से लगे। आप खातादारी, हमारी खातादारी जमीन को क्यों ले रहे हो? जो रिसोर्ट के अंदर आपकी जमीन आ रही है उसको लिया जाए, हमारी जमीन को लिया जाए। हमारे पत्थर आज़ादी से पूर्व के पत्थर हैं, 20-20 फुट लंबे पत्थर हैं और कम से कम 20 किलोमीटर में पत्थर लगे हुए हैं। सारे पत्थरों को जो इनकी सीमा के नजदीक पत्थर पाड़ रहे हैं और 200-200 मीटर अंदर जा रहे हैं हमारी जमीन पर। खातादारी काश्तकारों ने कुओं को कब्जा कर लिया, मोटर पर कब्जा कर लिया, होटलों पर कब्जा कर लिया। ऐसा हमारा निवेदन है कि प्रशासन इसका ध्यान दे, हमारी सीमा ज्ञान तुरंत करवाए और पाड़े गए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर जिले के अराई थाना क्षेत्र के धौलपुरिया गांव के पूर्व सरपंच देवकरण पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। शुक्रवार को पूर्व सरपंच के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल से मिले तथा उन्हें ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अजमेर जिले के अराई थाना क्षेत्र के धौलपुरिया गांव के पूर्व सरपंच देवकरण पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। शुक्रवार को पूर्व सरपंच के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल से मिलने तथा उन्हें ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। एसपी कार्यालय पहुंचे घायल देवकरण के भाई कानाराम ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व गांव के कुछ लोगों ने एक राय होकर उनके भाई पर प्राणघातक हमला किया। हमलावरों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की तथा इस दौरान नकदी, सोने की चेन और अंगूठी भी छीन ली। हमले में देवकरण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार कराया गया। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद अराई पुलिस थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने केवल 3-4 लोगों के खिलाफ ही कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया और अन्य आरोपियों को कार्यवाही से बाहर रखा। इससे परिवार और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। घायल के भाई कानाराम ने आरोप लगाया कि घटना स्थल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कई लोग पूर्व सरपंच के साथ मारपीट करते हुए तथा उन्हें घसीटते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
इसके बावजूद पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। उनका कहना है कि यदि समय रहते सभी दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो इससे अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे तथा आमजन का पुलिस पर विश्वास कमजोर होगा। ज्ञापन में मांग की गई कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए तथा उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सर, मेरा नाम कानाराम है, मैं धौलपुरिया से आया हूँ और हमारे भाई सरपंच देवकरण के साथ में रास्ता रोक के मारपीट की है और हम चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले। रास्ता ट्रैक्टर लगा के रास्ता रोक के उनको घर में ले जाके अपहरण करके उनको हाथ पैर तोड़कर वहीं डाल दिया, मरी हुई स्थिति में डाल दिया और फिर आध घंटे बाद में पुलिस आके ही पुलिस प्रशासन ही उनको निकाल के लाई है। हम जो भी गए वहाँ उनके साथ में भी अंदर से भाग भाग के लाठी लेके वापस भगा दिया हमारे को। कौन लोग थे ये मारपीट करने वाले, क्या कारण? परिवार के थे सर, और नाम तो बताओ। शैतान, रामकरण, सीताराम, बागचंद, पप्पू, सोमराम, महेंद्र, राजू और अन्य और भी लोग शामिल थे और औरतें। कुछ नहीं था सर, 3 महीने पहले हमारे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था मेरे पे निकलने के बाबत में, तो उसमें हमने सरपंच और मैंने कार्रवाई की, भागादौड़ी की। उस चक्कर में यही बोल रहे हैं कि इनके दोनों के हाथ पैर तोड़ दो, उसके बाद में कोई भी इनके कानून कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस ने आपके थाना में शिकायत दी थी? हाँ, पुलिस में हमने शिकायत दी थी सर और पुलिस कानून कार्रवाई भी कर रही है, 3 को अरेस्ट भी कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसी बरामदगी नहीं हुई है। उनकी सोने की चेन, 2.5 लाख रुपए और मोबाइल, ये चीज़ें बरामद नहीं हुई है सर अभी। आज किससे मिलने आए आप लोग? और हम एसपी साहब से मिलने आए हैं आज। हाँ सर, क्या आश्वासन दिया सर? हमारे को आश्वासन दिया आपको न्याय मिल जाएगा। आपका नाम बताओ। कानाराम। कौन से गांव से है? धौलपुरिया। तीर्थनगरी पुष्कर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ रखने, आमजन से सुरक्षा का विश्वास कायम रखने तथा असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखने के उद्देश्य से आज पुलिस ने व्यापक फ्लैग मार्च निकाला। तीर्थनगरी पुष्कर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने, आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम रखने तथा असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखने के उद्देश्य से पुलिस ने व्यापक फ्लैग मार्च निकाला। सीओ ग्रामीण शमशेर के नेतृत्व में आयोजित इस फ्लैग मार्च में करीब 80 पुलिस अधिकारी एवं जवान शामिल हुए। फ्लैग मार्च कपालेश्वर तिराहा से प्रारंभ होकर रामधाम तक के मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों से होकर निकला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बाजार क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही व्यापारियों, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए शांति, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। सीओ ग्रामीण शमशेर खान ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य कस्बे में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है, संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना तथा किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में लगातार गश्त एवं निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फ्लैग मार्च से आमजन में सुरक्षा का विश्वास बढ़ता है, वहीं असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों में पुलिस की मौजूदगी का सकारात्मक संदेश जाता है। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। कपालेश्वर से रामधाम तक का एक पुलिस का जनरल रूट मार्च निकाला गया और कानून व्यवस्था के हिसाब से और बाकी निगरानी बनी रहे उस हिसाब से ये रूट मार्च किया गया और शहरवासियों को सिक्योरिटी का एहसास रहे इस वजह से। कितने जवान? इसमें 80 जवान अधिकारी और जवान शामिल हैं जो विशेष रूप से पुष्कर कस्बे के लिए ये रूट मार्च